नमस्कार दोस्तों। मैनपुरी का उपचुनाव बहुत ही हाईलाइटेड उपचुनाव हो गया है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया है। जबकि कुछ समय पहले तक चर्चाएं ये हो रही थी कि शायद डिम्पल यादव राजनीति से संन्यास ले लेंगी और राजनीति में सक्रिय राजनीति में कभी नहीं आएंगे। अभी पिछले दिनों उनके राज्यसभा में जाने की भी चर्चाएं आई थी, लेकिन राज्यसभा में उन्हें नहीं भेजा गया क्योंकि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि दिल्ली में उनके परिवार की और उनकी पार्टी की धमक बनी रहे, तो इसलिए उनके लिए ये चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। दो सांसद बचे हैं अब तक, संभल वाले और मुरादाबाद वाले। आजमगढ़ रामपुर सीटें इनके हाथ से निकल चुकी हैं और अब मैनपुरी की मुलायम सिंह यादव की जो खाली करी हुई सीट है, उनके निधन के बाद जो खाली हुई सीट, इस सीट को चुनाव को लड़ने के लिए उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आन पड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि जो प्रत्याशी बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, रघुराज सिंह साक्य, वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। और एक सबसे प्रमुख फैक्टर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जो रहने जा रहा है वो है कांग्रेस और बसपा की गैर मौजूदगी। कांग्रेस और बसपा प्रत्याशियों की वजह से ही आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव हारने पड़े अखिलेश यादव को। आजमगढ़ में मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया बसपा ने, मुस्लिम वोट काट दिए बसपा ने और हार गई समाजवादी पार्टी। रामपुर में बसपा ने कह दिया कि हम प्रत्याशी ही नहीं उतार रहे हैं, यानी कहीं हिंदू वोट ना बट जाएं। और बसपा भी ये चाहती थी कि हिंदू वोट एक तरफ चले जाएं बीजेपी को और मुस्लिम वोट रह जाएं केवल समाजवादी पार्टी के पास। और इसी फार्मूले की वजह से यहाँ से जो लोधी थे, घनश्याम लोधी रामपुर से, वो जीत गए थे बीजेपी के टिकट पर और आजम खां के प्रत्याशी आसिम राजा को हार का सामना करना पड़ा। ये वही आसिम राजा हैं जो लोकसभा का उपचुनाव अभी हाल ही में रामपुर से हारे और इन्हें रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आजम खां ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैनपुरी सीट की। मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव चुनाव हार रही हैं। अभी तक जो मेरी बात वहाँ पर मीडिया के पर्सन से हुई या जो मेरे वहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं उनका जो फीडबैक मुझे मिला है, उन सभी का कहना है कि डिम्पल यादव के लिए चुनाव बचाना नामुमकिन सा काम हो गया है। और राम गोपाल यादव वहाँ डेरा डाल चुके हैं। शिवपाल यादव जो हमेशा अलग रहे हैं अखिलेश यादव से, जिनकी कभी नहीं बनी। अखिलेश यादव ने जब समाजवादी पार्टी कब्जाई उस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना दी। अभी जब हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए तो उन्होंने अखिलेश यादव को क्रिटिसाइज़ किया। इसके बावजूद भी अखिलेश ने अपनी पत्नी को उपचुनाव जिताने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम शिवपाल यादव का ही डाल दिया। शिवपाल यादव ने एक अपील भी कर दी है वहाँ पर जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि भाई इन्हें जिताओ, क्योंकि शिवपाल यादव भी मैनपुरी लोकसभा सीट की एक विधानसभा जसवंत नगर को रिप्रेजेंट करते हैं। अखिलेश यादव भी मैनपुरी लोकसभा सीट की एक विधानसभा करहल को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैनपुरी यादव परिवार का एक गढ़ रहा है, जैसे कि सैफई रहा है या इटावा रहा है, ये एक यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। और सबसे खास बात 1991 की जो राम लहर थी उसके बाद से 10 लोकसभा चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी आज तक कभी नहीं जीत पाई। 1991 से अब तक का अगर मैं सारा इतिहास आपको बता दूं इसका, तो आप सब समझ जाएंगे कि यहाँ का समीकरण क्या है। 1991 में राम नरेश अग्निहोत्री भाजपा के टिकट पर लड़े थे और उदय प्रताप जनता दल था, उस समय समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, उनसे हार गए थे। 1996 में समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आ गई, मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े और जीते। उपदेश चौहान थे भाजपा के, उन्हें हराया था। 1998 में बीजेपी के अशोक यादव को बलराम सिंह यादव ने हराया था, मुलायम सिंह यादव के भाई ने। 1999 में दर्शन सिंह हारे थे भाजपा के, बलराम सिंह यादव से हारे थे। बाद में बलराम यादव प्रत्याशी बनाए गए थे भाजपा की तरफ से। 2004 में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें भी हरा दिया था। 2004 में ही उपचुनाव हुआ था, इसमें राम बाबू कुशवाहा भाजपा के हारे थे धर्मेंद्र यादव से। आपको याद होगा मुलायम सिंह ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था और मैनपुरी की सीट उन्होंने छोड़ दी थी। 2009 में पिछले 3-4 चुनावों से यहाँ पर शाक्य प्रत्याशियों पर दांव लगा रही है बीजेपी, जो कि यहाँ पर जातीय समीकरण के हिसाब से बहुत बड़ी कम्युनिटी है। 2009 में तृप्ति शाक्य लड़ी भाजपा के टिकट पर, मुलायम सिंह यादव से हार गई। 2014 में शत्रुघ्न सिंह चौहान लड़े भाजपा के टिकट पर, मुलायम सिंह से हार गए। 2014 में उपचुनाव हुआ और प्रेम सिंह शाक्य को भाजपा के तेज प्रताप यादव ने हरा दिया। यहाँ भी मुलायम सिंह ने 2014 में सीट अपनी छोड़ी थी।
और 2019 में प्रेम सिंह शाक्य फिर दोबारा चुनाव लड़े और भाजपा के और लगभग 90,000 मतों से मुलायम सिंह यादव से हार गए। तो ये सीट बहुत ही टफ सीट है और यहाँ पर स्थिति तो कई बार यहाँ पर ऐसी भी रही है कि यहाँ पर बसपा की वजह से बीजेपी को तीसरे स्थान पर खिसक जाना पड़ा है। तो यहाँ पर समीकरण बड़े ही टफ हैं और किसी भी तरीके से ये आसान नहीं रहने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर बसपा की गैर मौजूदगी एक तरीके से मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा करने जा रही है। यहाँ के जातीय समीकरण अगर आप जानें, लगभग 17 लाख वोटर हैं, 4 लाख के आसपास यादव वोट्स हैं, यहाँ पर 2 लाख के आसपास शाक्य वोट हैं। इसे लेकर कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों का कहना है कि 2 लाख से अधिक 2.5-3 लाख के आसपास शाक्य वोट हैं, लेकिन मोटा मोटा अनुमान यही है कि 2 लाख कम से कम शाक्य वोट हैं यहाँ पर और 1.5 लाख से अधिक दलित वोट हैं। 1.5 लाख से अधिक दलित वोट हैं, इनमें से अधिकतर जाटव वोट्स हैं जो बसपा का कोर वोट बैंक है और बीजेपी की कोशिश है कि ये वोट बैंक इस बार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को इनके वोट देने का कोई मतलब ही नहीं उठता समीकरणों के हिसाब से। खैर, यहाँ पर ठाकुर वोट भी 1.5 लाख वोट हैं और बीजेपी का मानना है कि अगर 50% भी मतदान होता है तो 75,000 वोट ठाकुरों की उन्हें मिल जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख बघेल, 1 लाख लोध, ये वोट भी हैं और बीजेपी मान रही है कि ये सारे वोट हमें मिलेंगे। इनके अगर 50% भी वोट बीजेपी को मिलते हैं तो लगभग 1.5 लाख वोट तो यही हो जाते हैं। 80,000 मुसलमान हैं, हो सकता है 1 लाख भी हों। ये जरूर समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है। तो समाजवादी पार्टी किस पर बैंक कर रही है? 4 लाख यादव वोट, अगर उसमें से 50% पोलिंग होता है और 50% के परसेंट सारे के सारे मिल जाते हैं समाजवादी पार्टी को तो 2 लाख और 80,000 मुस्लिम वोट सारे के सारे अगर मिल जाते हैं समाजवादी पार्टी को, और चलीजिए इनका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा भी हो, 50% से ज़्यादा अगर वोट डल जाते हैं, 60,000 मान लेते हैं, तो 60,000 ये वोट हो गए। तो यानी कि 2,60,000 वोट ही ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के एकदम कंसोलिडेट पक्के नज़र आ रहे हैं। शाक्य वोट निश्चित रूप से बीजेपी के रघुराज शाक्य जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ जाएंगे। दलित वोट भी मैक्सिमम अब बीजेपी की तरफ ही जाने लगे हैं, जब खासतौर से बसपा का प्रत्याशी मैदान में ना हो। ठाकुर, ब्राह्मण, बघेल, लोध, ये वोट भी निश्चित रूप से बीजेपी के प्रत्याशी को जाएंगे और यही वजह है कि बीजेपी ये मान कर चल रही है कि वो ये सीट कम से कम 50,000 के अंतर से जीतने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मोटा मोटा आंकड़ा है जो सामने आया है। कई एनालिसिस इसमें हो चुके हैं, हो सकता है कि ये एनालिसिस गलत हो, लेकिन जो फीडबैक मुझे वहाँ से मिला और मैनपुरी के लोगों से जो मैंने बात की है तो उनका मानना है कि डिम्पल यादव कम से कम 50,000 से 1 लाख के अंतर से यहाँ चुनाव इस समय हारने जा रही है। इसलिए अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर कैंप कर दिया है। राम गोपाल यादव कल पहुँच गए थे और उन्होंने करहल में, जहाँ अखिलेश यादव विधायक हैं जहाँ से, वहाँ पर कल देर रात तक एक मीटिंग की। और मैं आपको बताऊं कि रघुराज सिंह शाक्य को लेकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरे प्रदेश की कितनी कंसर्न है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 तारीख को यानी कि आज नामांकन भरना था इन्हें, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम वगैरह बड़े बड़े नेता आने थे, उनके साथ जाकर इन्हें नामांकन भरना था। लेकिन रघुराज सिंह शाक्य ने कल ही नामांकन भर दिया, 16 तारीख को ही। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कोई मुहूर्त निकलवाया है और उसकी वजह से मैं अपने उस मुहूर्त पर निकलवाऊंगा। उन्होंने जाके कल ही नामांकन भर दिया। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर, जो सैफई में बनाई गई है, वहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। इटावा से 2 बार सांसद रहे हैं, इटावा सदर सीट से विधायक भी रहे हैं और पिछली बार तो इन्हें अखिलेश यादव से टिकट दिलवाने के लिए शिवपाल यादव ने पूरे जोर लगाए थे कि भैया इटावा से इन्हें टिकट दे दो, लेकिन अखिलेश ने नहीं दिया था। और अब अखिलेश की जो कमियां हैं उनके सामने आ रही हैं। अब बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपनी तरफ मिला लिया है और अपना दांव फिट कर लिया है। देखते हैं कि ये समीकरण कितने सही हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं और जो वहाँ का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है मैनपुरी सीट का, वो यही बता रहा है कि डिम्पल यादव एक बार फिर उपचुनाव हारने जा रही हैं। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले डिम्पल यादव 2009 में फिरोजाबाद से उपचुनाव हारी थी, जब राज बब्बर ने इन्हें हराया था। और वहाँ पर मुद्दा क्या बना था? परिवारवाद राम विकास। और राज बब्बर जो आगरा से भी सांसद रहे, उन्होंने कहा था कि मैं हमारे विकास का मॉडल देखिए, हमने काम बढ़िया कराया है और इसी आधार पर हमें वोट दीजिए। और डिम्पल यादव चुनाव हार गई थी।
अभी 2019 का लोकसभा चुनाव डिम्पल यादव कन्नौज से हारी हैं, तो डिम्पल यादव कोई इतनी बड़ी स्टार नहीं है कि उनके नाम पर एकदम वोटर टूट पड़ेंगे। दूसरे, बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली बहुत कुछ चीज़ें प्लान की हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि मैनपुरी के लोकल स्टाफ को चुनाव से दूर रखा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो भी चुनाव कंडक्ट करवाए जाएंगे वो पड़ोस के ज़िलों से बुलाए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रशासन ने तैयारी की है, आगरा और फिरोजाबाद का स्टाफ यहाँ पर तैनात करने की प्लान बनाई गई है। बहुत सख्ती हो रही है, पैसे का लेन देन साफ नज़र उस पर नज़र बनाकर रखी जा रही है। कहीं प्रत्याशी जो है अपने वोटर्स को पैसा ना बांट दें, क्योंकि हो सकता है कि दलित वोट खरीदने के लिए कोई भी पार्टी किसी को भी खरीदने के लिए वोटर्स को पैसा बांट सकती है। ऐसा होता रहा है अक्सर चुनाव में, तो इस पर सख्त नज़र रखी जा रही है। और जब चुनाव एकदम पारदर्शी तरीके से होगा, कोई धांधली नहीं होगी, तो निश्चित रूप से डिम्पल यादव के जीतने के चांस मुझे साफ साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। उपचुनाव पर हमारे वीडियो और भी आ रहे हैं, और इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उपचुनावों को लेकर सबसे ज़्यादा अलग अलग सीटों के सारे वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाए हैं, आगे भी बनाता रहूँगा। इन पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना मेरे वीडियो आने का या मेरे लाइव आने का आपको पता ही नहीं चलेगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।